Hi guys, how are you all? And this brings me to my 26th podcast and feels amazing. I feel a lot of things at the same time. I feel nothing actually. Honestly, ये बात मैंने दिल की बहुत ही गहराई से शेयर करी है अभी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार ये बड़ा होना ना थोड़ा नॉट थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है। जब हम छोटे होते थे यार, आई वाज जस्ट थिंकिंग टुडे कि व्हेन वी वर यंग, जब मैं छोटा था तो हम रेंट पे रहे हैं। मतलब पूरा बचपन रेंट पे गुजरा है। तो हम घर हर 2-3 साल में शिफ्ट करते थे। तो जब भी हम घर सबसे पहले शिफ्ट करते थे ना, मैं दो दो चीज़ें देखता था कि बच्चे कहाँ पर हैं और शाम को कितने बजे नीचे उतरेंगे। और उतरते ही मैं नीचे उतर के उनसे बोलता था कि उनसे दोस्ती करने जाता था और उनके साथ में खेलना शुरू कर देता था। एंड मुझे सबसे दोस्ती करनी थी हर हर बच्चे से। और बहुत सारे दोस्त बनाए मैंने जगह जगह पे एंड बचपन में। और कब जब थोड़ा सा मैं बाय नेचर शाय रहा हूँ, बचपन मतलब शाय हूँ, मैं बहुत शाय और ऑकवर्ड किस्म का बच्चा रहा हूँ मैं। तो बहुत बारी ऐसा होता था कि मुझे शर्म भी आती थी, फिर भी मुझे उन जाके दोस्ती तो करनी थी कि शाम हो गई खेलूँगा कैसे मैं। तो मैं अपनी मम्मा को साथ में लेके जाता था। एक दो बार तो मैं अपनी बड़ी दीदी को भी लेके गया हूँ। एंड बच्चों का नेचर कितना अमेजिंग होता है यार। मतलब कि मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता था और वो पहले से ही उनके मुंह पे एक मुस्कुराहट होती थी। एंड इसलिए कि दे वर एंटिसिपेटिंग कि एक नया बच्चा हमारे एरिया में आया है, ये हमारा दोस्त बनेगा। एंड इन मोस्ट केसेस ऐसा होता था कि जो मेरा पहली बार जो दोस्त बनता था, जिसको मैं पहली बार देखता था नीचे, वो मुझे एक गाइड की तरह पूरा टूर टाइप देता था पूरे एरिया का और हर बंदे से इंट्रोड्यूस कराता था। और इंट्रोड्यूस कराते कराते उनकी थोड़ी छोटी सी एक बैक स्टोरी टाइप भी शेयर करता था कि ये ऐसा है बट ये इससे बच के रहना, ये ऐसे भी कर सकता है। और फिर बोलता था कि ये फलाना इंसान ने ये किया था, अब हम उससे कम बात करते हैं क्योंकि उसने लास्ट टाइम ये कर दिया था। एंड सबके वो बारे में बेसिकली एक समरी टाइप क्रिएट करता था हर किरदार के बारे में। एंड बट कितनी आश्चर्यचकित करने जैसी बात है ना कि आश्चर्यचकित कि आश्चर्यजनक, आई डोंट नो, जो भी कितनी स्ट्रेंज बात है ना कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम सेम नहीं रहते। हम लोगों से बात करने से कतराते हैं, हम दोस्ती नहीं करना चाहते, हम घबराते हैं डीप डाउन कि हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, किसी की बात हमारे मन पे लग ना जाए। हाँ, इस चक्कर में हम दोस्ती नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें हमें लगता है कि इसमें रिस्क है। रिस्क लगता है बाद में, हमें लगता है कि बड़े होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि शायद दोस्ती रखने के लिए भी एफ़र्ट डलते हैं शायद। और हम में वो एफ़र्ट है नहीं क्योंकि बड़े होने के बाद में हम थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं। हर चीज़ को रिवॉर्ड एंड व्हाट यू कॉल इट, हर चीज़ में कितना फ़ायदा है कितना नहीं है, ऑटोमेटिकली हम उस तरह चीज़ों को नापते तोलते हैं, उस तरह चीज़ों को देखते हैं। और कोई बंदा कितना भी मना क्यों ना कर दे, डीप डाउन वैसा सोचता है। हर इंसान को नए दोस्त ज़िंदगी में चाहिए, बट ज़िंदगी में उनको दोस्त चाहिए ताकि उनको दोस्त एक सुकून का एक एहसास या जो भी सपोर्ट या कोई भी खुशी महसूस करा सके। जब उनसे पूछो कि क्या आप ये चीज़ किसी को देना चाहोगे, क्या आप किसी के दोस्त बनना चाहोगे, तो आई थिंक वो लोगों ने इतनी ये बात सोची भी नहीं होगी। तो मे बी इसीलिए बड़े होने के बाद में इंसान सेल्फिश बन जाता है। वो बस लोगों से चीज़ लेना चाहता है और देना नहीं चाहता। एंड बचपन में चीज़ इतनी एफर्टलेसली इसलिए होती है क्योंकि एफर्टलेसली ही देना और रिसीव करना बहुत एफर्टलेसली होता है। इसलिए शायद बड़े हो के रिश्ते बनाने मुश्किल हो जाते हैं लोगों के बीच में क्योंकि वो सिर्फ लेना जानते हैं अब, और देने का कॉन्सेप्ट है नहीं उनके मन में। और ईगो इतनी बड़ी लोगों की हो जाती है कि अब वो दोस्त मतलब वो घुट रहे हैं, अकेले भी हैं और जूझ भी रहे हैं, बट वो अब दोस्ती नहीं कर पाते एक नए इंसान से।
दोस्ती बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, मतलब इट्स लिटरली अ मैजिकल प्रेजेंस विच इज़ वेरी इट्स वेरी अंडररेटेड एज वेल। उसका जो जादू है वो आधे लोग शायद समझते नहीं हैं या जानते नहीं हैं। एंड मैं सच्ची दोस्ती के बारे में बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे कोई रैंडम टाइम वेस्टिंग टाइप दोस्ती के बारे में नहीं कह रहा हूँ। वो दोस्ती कहलाई भी नहीं जाएगी फंडामेंटली। और दूसरी बात मुझे लगती है कि शायद बड़े होने के बाद में जब लोग किसी को दोस्त बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में सच्चे दोस्त नहीं होते। वो होते हैं कि दो लोग बेसिकली अपने दिन काट रहे हैं साथ में। तो बहुत ही एक अजीब सा अनकहा सा समझौता है उनके बीच में कि दोनों के दोनों घबराए हुए हैं ज़िंदगी से, और दोनों को सेम बातें हर्ट करती हैं समाज के बारे में। तो दोनों के दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। इट्स लाइक कि तो नदी बह रही है और उसके बाजू में किनारे पे दो लोग हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है पानी में उतरने से। तो ये बड़े होने के बाद में बहुत जगह देखने को मिलता है, और वो लोग उसको दोस्ती समझते हैं। मेरे हिसाब से वो तो दोस्ती नहीं है, इट इज़ मोर लाइक आई थिंक वो दुश्मनी ज़्यादा है, क्योंकि फंडामेंटली दोनों के दोनों एक दूसरे की ग्रोथ रोक रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी जो सोसाइटी के जो दोस्त हैं वो थोड़ी ना हमको रोकते हैं स्कूल में जाने से और वहाँ पे खेलने से और वहाँ पे नए दोस्त बनाने से। सिमिलरली जो हमारे स्कूल के दोस्त होते हैं वो थोड़ी ना हमको रोकते हैं घर पे जाके अपने बाकी दोस्तों के साथ में खेलने से या ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने से। वो लोग बड़े निस्वार्थ होते हैं एफर्टलेसली। बट बड़े होके एक इंसान सिर्फ कभी कभार समझौते के नाम पर दूसरे इंसान से दोस्ती करता है, मतलब साथ में बैठना शुरू कर देता है सोचते हुए कि मैं तो आगे नहीं बढ़ रहा हूँ तो ये भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो चलो हम दोनों को इस फीलिंग में कंफर्ट मिल रहा है। और ये बात चलती रहती है बहुत लंबे समय तक। अगर गलती से भी किसी एक इंसान ने पॉजिटिव स्टेप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा दिया तो वो जो दूसरा जो सो कॉल्ड दोस्त है वो डेफिनेटली बहुत गंदा खतरनाक लेवल पर रूठ सकता है, बहुत ही खतरनाक रिएक्ट कर सकता है, झगड़ भी सकता है, पता नहीं क्या क्या कर सकता है। तो ये फिर दोस्ती कहाँ हुई, ये तो दुश्मनी हुई। It's almost like drug addicts. They hang out together. They hang together. They are always they live into each other's houses more than their own houses because they have a swarth. They get high together. It's like इसमें एक बहुत बड़ा एक कंडीशन है बीच में। हाँ मम्मी कैमरा है, क्या कर रही हो? मैं बाद में बात करता हूँ, मैं जाओ। हाँ ठीक है, बाय। आ गया क्या बंदा? अच्छा आएगा तो चलो बाय। मेरी मम्मी आई थी, सॉरी। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बड़े होने के बाद में कोई तुम्हें अगर किसी के साथ में सच्चा बॉन्ड बन जाए वो बहुत रेयर है। इतना रेयर है जैसे कि बड़े होने के बाद में किसी ने अपने बचपने की इनोसेंस को बचा के रखा हो। ये बात इतनी रेयर है। इनोसेंस कब हमारे हाथ से फिसल जाती है ये हमें एहसास भी नहीं होता कि कब हम श्रूड बन गए, कब हम गार्डेड हो गए, कब हम इस दुनिया को इनोसेंस और वंडर से नहीं देखते। ये कब होता है ये हमें एहसास भी नहीं होता, ये बहुत ही स्विफ्टली स्मूथली होता है। बट जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम सोचते हैं यार पहले मैं कुछ और था, आज मैं कुछ और महसूस करता हूँ। उस इनोसेंस को बचाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक हुनर और बहुत बड़ी आर्ट है। और मुझे शायद ये लगता है ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि उस इनोसेंस को बचाने की कोशिश करना, या उस इनोसेंस को बचाना या समझना। अगर खो भी दिया हो तो उसको वापस रिक्लेम करना, क्योंकि उसके बिना जीवन ही नहीं है। बेसिकली वो इनोसेंस कुछ नहीं है, वो इनोसेंस एक्चुअली में जीवन है, जीवन जीने की एक कला है। जब हम अपनी इनोसेंस को खो देते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम जीवन जीने की कला को खो देते हैं। और मैं सारी बातें अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर कर रहा हूँ, और मैंने अपने आप से एक वादा किया है कि मैं पॉडकास्ट पे जितना ऑनेस्ट हो सकूँ, जितना मन की बात कह सकूँ, मैं वही करना चाहूँगा। वरना मैं पॉडकास्ट बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। मुझे यहाँ पर कोई महान बातें नहीं करनी है, कोई ग्रेट बातें नहीं करनी है। कभी कभार मेरे साथ में ऐसा होता है जैसे कि आज सब कुछ मेरी ज़िंदगी में सब सही चल रहा है, सब कुछ अमेजिंग है,
अगर कोई बंदा मेरे सामने बैठा हो और मैं मुझे देखे तो वो सोचेगा कि सब कुछ तो परफेक्ट अच्छा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। बट मेरे मन में पता नहीं क्या एक ऐसी चीज़ बीतती है। एक सेकेंड, आई स्टार्ट, आई नीड टू पे समबडी, वेट अ सेक। या सो आई एम सॉरी फॉर like taking this small kind of a break in between. Anyway, so I was saying that हाँ, कि कोई बंदा देखेगा तो मुझे सोचेगा कि अरे भाई सब कुछ तो परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, फिर क्या चल रहा है। बट मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि कभी कभार सब कुछ ठीक, सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट टाइप होता है, बट उसके बावजूद जीवन में ना एक उदासी सी महसूस होती है, जिसको मैं पिन पॉइंट करके समझा नहीं सकता वो क्या है उदासी, और वो क्यों आती है, क्या आती है, कुछ नहीं पता मुझे उसके बारे में, ना मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बारे में शायद जानना नामुमकिन है, और शायद वो जानने के लिए बनी भी नहीं है। वो एक हवा जैसी होती है, पता नहीं क्या होती है वो, बस आती है, तुम उस हवा के बीच में होते हो, तुम्हारी पूरी बॉडी पे लगती है, तुम्हारी हर 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 पार्ट को तुम्हारे कुछ महसूस कराती है, एक हैवीनेस से तुम्हें घेर लेती है, और वो हैवीनेस ना सेंस नहीं बनाती है। जब मेरे साथ में ऐसा कुछ होता है ना, मैं चुप हो जाता हूँ, और मैं चुपचाप एकदम से शांत होने की कोशिश करता हूँ, और मैं चाह भी लूँ तो भी मैं उसके बारे में कुछ बयान नहीं कर पाऊँगा, बात नहीं कर पाऊँगा कि ऐसा होता क्यों है, क्या फीलिंग है, क्या फिर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि शब्द ही नहीं है बयान करने के लिए। और मुझे लगता है कि ये जो फीलिंग है, ये मैं ऑलमोस्ट ये ह्यूमैनिटी की कंडीशन है शायद। कई लोग एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं और कई लोग बहुत ज़्यादा सरफेस पे रहते हैं, तो उन्हें पता भी नहीं है कि उनको इतनी ज़्यादा हिट कर रही है, और करती भी है तो कई लोग बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करते हैं। कॉन्स्टेंटली लोग सिगरेट पीते रहेंगे, कोई बंदा टेक्सटिंग करता रहेगा किसी को, कोई बंदा सटली, हम लोग अपने आप को 24 घंटे डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि शायद हम में उतना दम भी नहीं है कि हम सब कुछ ड्रॉप करके स्ट्रेट अप आंखों में आंखें मिला के उस फीलिंग को स्ट्रेट अप देख सकें कि आई एम हेयर, आई एम जस्ट देयर फॉर यू राइट नाउ, लाइक फॉर दैट फीलिंग। हम उसको किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं करना चाहते। एंड स्ट्रेंज बात यह है कि जब हम ज़्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ बढ़ती जाती है। ये मैंने ऑब्ज़र्व और महसूस किया है। तो मुझे लगता है कि जो भी बंदा बोलेगी, और लोगों के पास जवाब इतने अजीब से हैं, वो कहते हैं कि अरे टीवी देख लो ना, अरे ये कर लो ना, अरे ये कर लो, मतलब कुछ और कर लो, वीडियो गेम खेल लो, या फिर कोई मूवी देख लो। भाई आई फील ये जिस उदासी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये उदासी वो वाली उदासी नहीं है कि मम्मी मुझे चॉकलेट खानी थी, अब चॉकलेट नहीं खिलाई, मैं उदास हूँ। ये वो वाली उदासी नहीं है। ये वो उदासी है जिसमें इंसान ज़िंदगी में मीनिंग ढूंढता है, और बार बार ये बात खाने को आती है कि ये जीवन का क्या मकसद है। लोग बहुत सारे जो सो कॉल्ड फैंसी दुनिया के जो शब्द हैं, उसमें किताबी लोगों ने 4-5 टर्म भी दिए होंगे इन चीज़ों को, मुझे नहीं पता क्या है वो। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, दिस एंड दैट। अगर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कोई वर्ड होता है तो शायद मैं बचपन से ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाला बच्चा रहा हूँगा, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा सा ज़्यादा महसूस करता था चीज़ों को लेके। अगर गलती से पापा ने किसी गरीब को कुछ रास्ते में खाना पार्सल पकड़ा दिया जो हम खा रहे थे बचपन में, और उसका बच्चा बाजू में खड़ा होकर गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे देख रहा है, तो मैं पापा से अजीब सी बातें कहता था, पापा इसको घर ले चलें, इसके पापा को भी हम रख लेंगे और इसको भी रख लेंगे। जब मैं 5-6 साल का था, मेरे पापा इस बात को समझते थे और उस बात को हल्के में लाइटली लेते नहीं थे। बस ये बात मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो बात मुझे काफ़ी गहरे रूप में हिट करती थी, जीवन के बारे में। ये क्लास सिस्टम क्या है, पैसों का लेना देना, कुछ कागज़ के नोट किसी के घर में ज़्यादा हैं तो फिर उसको ज़्यादा प्रिविलेज, उसको ऐसा लगता है कि उसको जीने का ज़्यादा हक है। किसी बेचारे पे नहीं है तो वो रोड पे सो रहा है, चाहे बारिश है, चाहे तूफ़ान है, बाहर सुनामी आ जाए, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि वो भिखारी रोड पे बैठा बैठा बह गया, नाले में डूब गया, कल था, पिछले 2 हफ्ते से नहीं दिख रहा, मरा गया है, किसी को पड़ी भी नहीं है, क्योंकि उसके पास में वो कागज़ का नोट नहीं है जिसको पैसे बोलते हैं हम लोग। बट पैसों का वजूद भी क्या है, पैसे बनाए भी तो इंसान नहीं है क्या? वो इंसान से पहले पैसा दुनिया में आया था क्या?
पैसा कुछ भी नहीं है, बड़े एक मोड ऑफ, इट्स मीडियम टू एक्सचेंज समथिंग। वो भी इंसान की अंडरस्टैंडिंग पे बना जब वो शायद ज़्यादा ऑर्गेनाइज बनने की कोशिश कर रहा होगा, चीज़ों को स्ट्रक्चराइज कर रहा होगा, तो उसे लगा कि चलो भाई इसको बार्टर करते हैं किसी चीज़ को। पहले शायद अनाज वनाज करते होंगे, आई डोंट नो, कुछ चीज़ें, थिंग्स ऑफ वैल्यू वो शायद एक्सचेंज करते होंगे। फिर बाद में इन्होंने सोचा कि चलो एक एक कोई समथिंग बना देते हैं जो ना तो अनाज है, ना तो कोई मेटल है, ना बर्तन है, ना तांबा है, ना पीतल है, बस कुछ है, एक मोहर होगी, पता नहीं क्या होगी, उसको हम पैसा बोलेंगे। आई डोंट नो क्या हिस्ट्री है उसकी, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखनी पड़ेगी। बट मेरा पॉइंट सिंपली ये है कि ये सब बातें मुझे बहुत ज़्यादा दिखती हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी करती हैं कि ये क्या आडंबर है, ये क्या हिपोक्रेसी है, और क्या सिखाना चाह रहे हैं हम बच्चों को। क्या ये दुनिया सेफ़ है भी बच्चों के लिए? क्या मतलब इतना बड़ा, इतनी अनफेयरनेस क्यों है? मुझे नहीं पता इसका क्या जवाब है। मुझे ये भी नहीं पता कि ना मैं बस मन की बात बयान करना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं पता उसका क्या सोल्यूशन है और इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं पता होता तो मैं बैठ के बात नहीं कर रहा होता। एंड आई डोंट इवन थिंक एनीबडी नोज़ अबाउट इट। शायद हमारी सोसाइटी फंडामेंटली फ्लॉड है। हमारी सोसाइटी डिसफंक्शनल है, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स अब नॉर्मल। शायद इसलिए मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि कुछ भी सोचो कोई जवाब मन में आता ही नहीं है। क्या ऐसी दुनिया हो सकती है जहाँ पे सब पे पैसा है? बट वैसा दुनिया पॉसिबल नहीं है, चांस ही नहीं है। और बात पैसों की नहीं है, मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभार इंसान सोचता है कि वो क्या चीज़ें चेज़ कर रहा है, क्यों चेज़ कर रहा है, उसकी बुनियाद क्या है, मतलब मतलब कि हर चीज़ का महत्व क्या है। एक इंसान अपनी सेहत को दाव पे लगाकर गधे की तरह दिन रात भर कहीं पर काम कर रहा है, बट अपनी सेहत को दाव पे लगा कर रहा है सब कुछ, विच मीन्स इट्स नॉट एडिंग एनी वैल्यू। तो ये फंडामेंटली इतनी फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग क्यों है हमारे मन में कि हम किसी और चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं जो कि एग्जिस्टेंशियल लेवल पर एक्चुअली में कुछ है ही नहीं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। हम अपने आप को इतना डिमीन क्यों करते हैं? हम अपने आप को इतना, वाई डू वी सेल आवर सेल्फ सो शॉर्ट? हम अपनी इंटेग्रिटी और डिग्निटी इतनी नीचे क्यों रखते हैं, पैरों के नीचे? हम खुद की पावर, खुद की यूनिकनेस और ख़ुद की स्ट्रेंथ को पहचानते क्यों नहीं है? हम कितने महान हैं यार, एज लाइफ फॉर्म्स। मैं ह्यूमन बींग भी नहीं बोलूँगा, एज लाइफ फॉर्म्स वी आर फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। बट फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? आई डोंट नो। चाहे करियर हो गया एक और चीज़, फिर पैसा हो गया दूसरा चीज़, क्योंकि करियर भी पैसे से कनेक्टेड है, वरना बंदा कोई करियर बनाना नहीं चाहेगा किसी भी चीज़ में। बचपन से बड़े हो तो स्कूल जाते रहो गधे की तरह, फिर स्कूल जाते रहो, उसके बाद में ये चूज़ करो कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है। स्ट्रीम लेने के बाद फिर और सोचो कि वहाँ एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इतनी पढ़ाई करी है कि नहीं हमने, मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं। मार्क्स आ के बाद में वहाँ पे जहाँ पे एडमिशन मिलेगा, फिर वहाँ पे धक्के खाओ कि वहाँ पर अच्छे मार्क्स से पास होना है। पास हो के बाद में जॉब ढूंढो या जो मत कुछ भी करो। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं तो ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, और मैं ये बात को प्रचार नहीं करता हूँ बंदे को, हर इंसान को जो ग्रेजुएट होना चाहिए। मेरी अलग स्टोरी थी, वो मैं गलती से नहीं हो पाया, बट होना चाहिए था मुझे। एनीवे, फिर वो करो। आई मीन आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ब्रेक ही नहीं है कुछ चीज़ों को, मतलब रुक कर ठहर के एनवायरनमेंट को, सामने पेड़ इतना बड़ा दिखता है, रोज़ गलियों में पेड़ लगे होते हैं आसपास, लेफ़्ट राइट हम घूम के देखते हैं, तो उसको अप्रिशिएट करने के बारे में कोई बात ही नहीं करता है कि एक बार ठहर जाओ, चीज़ों को एंजॉय कर लो। ज़िंदगी के मज़े भी लेना ज़रूरी है। मज़े का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टियाँ करो, मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी के मज़े, बस जस्ट एक्सप्लोर करना एंड ऑब्ज़र्व करना। ये जो हम ट्री को ट्री और पेड़ बोलते रहते हैं, ये ट्री और पेड़ दो वर्ड नहीं है, वो क्या है? वो मैजिस्टिक जादू से भरी हुई चीज़ जो ज़मीन से निकल के बाहर आ रही है और हमें ऑक्सीजन दे रही है और इस इकोसिस्टम को सही चला रही है, प्रॉपर हेल्प कर रही है। उसके बारे में हम कभी, उसके बारे में वी डोंट हैव टाइम टू पॉन्डर अपॉन इट, वी डोंट इवन हैव टाइम टू अप्रिशिएट दिस जर्नी। तो हम कहाँ भागे चले आ रहे हैं? मेरा सवाल पूरा ये है। और ये सवाल मुझे इतना बड़ा लगता है कि ये इतना ऑब्वियस सवाल है कि इसके बारे में बात करते करते मुझे लगता है कि ये इतना क्लियर सवाल है, जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ मुझे लोगों को लगता है कि मैं पागल हूँ, विच इज़ फाइन। सोच सकते हैं वो लोग मैं पागल हूँ, मुझे चलेगा। बट माई पॉइंट इज़, इस बारे में मैं ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट में बात जेंटली टच करता हूँ, ताकि कोई इंसान इस बात को किसी और वे में ना ले ले, क्योंकि मैं
सेंसिटिविटी और इम्पोर्टेंस एजुकेशन की और हमको जो रोल दिए गए हैं सोसाइटी में, मैं सबके बारे में प्रॉपर्ली समझता हूँ। हमें वो परसू करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, और उनको करते हुए हमें उस जॉब में जो भी हमें अच्छा भी होना चाहिए, ग्रो भी होना चाहिए। बट मेरा सवाल ये है, उसको ही एंड और मेन चीज़ क्यों बनाना है? सब ने मतलब उसको मेन चीज़ बनाया हुआ है, और जो जो ज़िंदगी में एक्चुअली में जो मेन चीज़ है, विच मीन्स दिस लाइफ, दिस एग्जिस्टेंस, इसके अंदर क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, इंसान को वेलबींग का कुछ पता ही नहीं है कि क्या है वेलबींग। वो 4 गोलियां खाकर एंटी वोटेवर एंग्जाइटी से बचने के लिए और एंटी डिप्रेसेंट खा के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है जो उसको काम दिया हुआ था। अरे भाई, जब ये पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो रहा है, जो जिस जिस बॉडी में उसने जन्म लिया है, लाइफ फोर्स जिसमें आई है, वो ख़त्म होने की कगार पे आ चुकी है, ये बंदा कौन सा प्रोजेक्ट करने आ रहा है? तो मुझे लगता है कि सब चीज़ें कितनी अलग है, अजीब है यार। एंड जंगल में हम देखते हैं सारे जानवर कितने ज़्यादा इन सिंक हैं विद एग्जिस्टेंस। डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटीज़। हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम जंगलों में घूमें, बट आई फील ऐसी सोसाइटी डेफिनेटली डेवलप आई डोंट नो होनी चाहिए, हो सकती है, जिसमें हम नेचर में रहते रहते ही बहुत ज़्यादा सक्षम होते। अब तो ऐसा है कि इंसान ने खुद ही के आसपास जेल बना दी है। उसने सीमेंट हर जगह खड़ी कर दी है क्योंकि उसे बचना है हर चीज़ से। अगर भगवान को इतनी पड़ी होती है कि इंसान के लिए जानलेवा है धरती, तो धरती पे हम लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती, और इंसान एवोल्यूशन में इंसान आता ही नहीं। इंसान सक्षम है तभी इंसान का एवोल्यूशन हुआ इस लेवल पर। हाँ, बट अभी जो करंट जो स्पीशी है वो सक्षम नहीं है नेचर में रहने के लिए, क्योंकि हमने खुद ने अपने आप को डिग्रेड किया है बाय आवर चॉइसेस, बाय व्हाट we have built for ourselves. We think we are taking a step ahead when we invent things like lift or something that that hinders movement, and we think कि हमने एक बड़ी प्रोग्रेस करी है। आई थिंक हम 10 करोड़ साल पीछे चले गए हैं, क्योंकि अब इंसान जो सीढ़ी चढ़ सकता था वो सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता। तो नीज हेल्थ गई, जॉइंट मोबिलिटी, एवरीथिंग इज़ गॉन, एंड नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट इट। एंड अब तो लोगों को इस बात की पड़ी है कि इट्स अ बिग फ्लेक्स कि किसकी लिफ्ट कितनी कूल और महंगी है, कौन सी कंपनी की है, एंड कितने माले की बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। मैं तो 36 माले में रहता हूँ, मतलब कि मेरी लिफ्ट कितनी फास्ट होएगी। ये सब स्टूपिड बातों में लोगों का ध्यान है। एंड ये बात मेरे मन में बहुत बार आती है। एंड आप लोगों को पता है कि ये बात पता है कि ये कितनी क्रेज़ी बात है मेरी लाइफ के बारे में, कि मैंने नादानगी में एक करियर चुन लिया कि मैं एक्टिंग को एक्सप्लोर करने लग गया, जो कि ह्यूमन इमोशंस अंदर जो चलता है हमारे मन के, उसको कैसे बयान कर सकता है इंसान, क्योंकि उसकी लिमिट और सीमा नहीं है। उसको नोबल प्रोफेशन इसलिए कहते हैं। मैंने नादानगी में ये करियर चुन लिया था, वरना जैसा मैं आज इंसान बनता जा रहा हूँ, बन गया हूँ ज़िंदगी को समझने की कोशिश में, या जैसे जो भी मुझे इंस्पायर करता है, कोई भी करियर ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, आर्ट फॉर्म डेफिनेटली कोई और होती तो मैं उसमें रहता, बिल्कुल रहता, इसलिए मैं आर्टिस्ट हूँ। पर मैं सोचता हूँ कि भगवान ने मुझे, मतलब जो भी मेरे को विजडम कहीं से आई, मैंने ऐसा प्रोफेशन चुना है जिसको मैं छोड़ के कभी जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी से कनेक्टेड है। वरना अगर कुछ और चीज़ मैं कर रहा होता, आई नो वन थिंग फॉर श्योर, मैं पक्का उससे दूर चले जाता, उसको आउटग्रो कर देता। डेफिनेटली मेरे पर्सपेक्टिव चेंज हुए हैं, मेरी अप्रोच चेंज हुई है। मुझे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा भी आया है मेरे करियर में, क्योंकि मैंने जर्नी शुरू करी थी हीरो बनने के लिए, बच्चे की तरह फेमस होने के लिए, अरे हीरोगिरी ये वो। और आज मैं जहाँ पर हूँ, मुझे प्योर क्राफ्ट से, क्राफ्ट इज़ समथिंग दैट पुल्स मी एंड दैट्स व्हाट इंस्पायर्स मी। मुझे क्राफ्ट से प्यार है, और मुझे जनता, अपलॉजेस, अप्रिसिएशन मुझे किसी की नहीं पड़ी, बट मुझे इस एक्सप्लोरेशन से बहुत तगड़ा फैसिनेशन है। एंड मैं अकेले किताब भी पढ़ता हूँ, चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। Definitely it's very hard for me to kind of hustle the way I used to hustle before, but I give my all whenever I get an opportunity, and मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं कुछ और सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये इतना क्लियर है कि दिस इज़ लाइक, ये अध्यात्म का पार्ट है। इट्स लाइक प्योर मेडिटेशन, यू आर diving deep into your traumas and your own self, and sometimes when you get to prepare for a character जो कि इतना flawed है morally, how do you bring truth to it, how do you bring
how do you bring how do you justify that character when you perform? How do you bring, how do you be how do you empathize with that character? क्योंकि जब तक वो empathy नहीं आएगी, जब तक relatability भी नहीं आएगी, तब तक एक्सेस नहीं मिलेगा उसको टैप इन करने का, और जब तक मैं टैप इन नहीं कर पाऊँगा तब तक सच नहीं निकलेगा मेरे अंदर से। क्योंकि इन दी एंड जो भी किरदार बंदा प्ले करता है वो आता उसकी खुद की ज़िंदगी के रियल एक्सपीरियंसेस से आता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों टैप इन क्यों ना करे। समझो किसी को क्रूअल फीलिंग मन में लानी है, तो अब डेफिनेटली किसी ने मर्डर तो किया नहीं कि वो मर्डर के बारे में सोचेगा कि मैंने मर्डर जब किया था कैसा लगा था। बट बिकॉज इस कैरेक्टर ने मर्डर किया क्योंकि ये मर्डरर है, तो मैं अपने मन के अंदर एक वो फीलिंग टैप करूँगा जिसमें मुझे शेम, गिल्ट, पता नहीं क्या क्या आया था जब मैंने बचपन में किसी कुत्ते को, पप्पी को लात मार दी थी अनजाने में। क्योंकि तब अनजाना लगा होगा, अब उस बचपन में मैंने मार दी, शायद मैं उस पर हंस भी दिया था कि जिस तरह पैर पीछे करके भागा था आवाज़ निकालते। नाउ व्हेन आई लुक बैक इट कैन बी अ क्रूअल। Battery has gone, I'm so sorry man, battery has died guys, I need to shut it, screen has gone black, and sorry. So to be continued soon, see you guys, take care, bye.